हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? होप यू आर फाइन। आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको ये कार्टून दिखाना चाहूँगा। इस कार्टून से ही आज हम लोग अपनी क्लास शुरू करेंगे। आपको ये दो कार्टून दिख रहे होंगे। पहला है कंट्री विथ नो रिच एंड नो पुअर। ऐसी कंट्री जहाँ पे ना कोई रिच है ना कोई पुअर है। तो यहाँ पे लोगों की आप भावना देख सकते हो। वी मेड द चेयर एंड वी यूज़ देम। ठीक है। और ऐसी कंट्री जहाँ पे रिच और पुअर में डिफ्रेंशिएट है। यहाँ पे स्थिति कैसी है? वी मेड द चेयर एंड ही टुक देम। अमीर आप देख सकते हैं किस तरह से बैठा है, और जो लोग जिन्होंने बहुत मेहनत से काम किया वे किस स्थिति में है। तो ये मैक्सिमम वर्ल्ड की कंट्री की स्थिति है। ओके, इसके आधार पर कुछ एक्सरसाइज दी गई है। ऐसे आप चाहे तो अपने बुक से कर सकते हैं। ठीक है। आज हम जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो है इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। ठीक है। तो हमने ये जाना कि सिर्फ लाइफ का एकमात्र जो गोल है वो बेटर इनकम ही नहीं है। इस गोल के अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लाइफ के लिए ज़रूरी है, जैसे सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट, अदर, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, रिस्पेक्ट फॉर अदर एंड इक्वल ट्रीटमेंट एक्सेट्रा। ये सब चीज़ें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम ये नहीं मान सकते खाली इनकम के भरोसे कि कौन सी व्यक्ति डेवलप्ड है कौन सा नहीं, या कौन सी नेशन डेवलप है कौन सा नहीं। इसी तरह नेशन के में भी इनकम के अलावा और भी बहुत से इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट है जो इक्वली मेज़र करते हैं कंट्री को डेवलप करने में। हम इसे टेबल 1.3 के ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। जो उस पैराग्राफ में लिखा है मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ। ये टेबल 1.3 है। इसमें अगर आप देखेंगे ध्यान से तो पता चलेगा। देखिए हरियाणा, यहाँ की पर कैपिटल इनकम कितनी है? हरियाणा की पर कैपिटल इनकम, केरल की पर कैपिटल इनकम और बिहार की। तो आपको दिखेगा कि हरियाणा की पर कैपिटल इनकम अकॉर्डिंग टू 2015 और 16 रुपीज़ में कितनी है, कितनी ज़्यादा है? 1,62,000। केरल की 1,40,000 पर कैपिटल इनकम, और बिहार की 31,000। तो तीनों में कितना डिफरेंस है? इससे पता चलता है कि केरल में इनकम ज़्यादा है। मतलब हम ये मान सकते हैं कि अगर इनकम को हम ले सकते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है उसको दिखाया है, उसके हिसाब से जो है हरियाणा जो है वो क्या है? हरियाणा जो है वो ज़्यादा डेवलप्ड है एज़ कंसिडर टू बिहार, वो लीस्ट डेवलप्ड है। ठीक है। ये डाटा हम लोग को इनकम के बेस में दिखाया गया है। अगर हम सोचेंगे तो इनकम के बेस में हरियाणा ज़्यादा डेवलप है और बिहार कम। अब हम दूसरे कंपैरिजन को भी देख लेते हैं जो टेबल 1.4 में ये है वो कंपैरिजन। अब हम देखते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? इसमें उसकी डेफिनेशन दी हुई है। यह है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की डेफिनेशन। इसके में क्या है कि जो बच्चे इंडिया में पैदा होते हैं उसमें पर 1000 में कितने बच्चे 1 साल की उम्र तक नहीं जी पाते, ये वो रेट है। लिटरेसी रेट मतलब 7 साल और उसके ऊपर के जो एज वाले हैं उनका कितना रेट है, मतलब कितने लोग पढ़े लिखे हैं। 7 साल से ऊपर के जो एज वाले हैं वो कितने पढ़े लिखे हैं। इसका नेट अटेंडेंस रेशो मतलब 14 से 15 साल के बीच में कितने बच्चे स्कूल जाते हैं, उनके अटेंडेंस रेशो बताए हैं परसेंटेज में। ठीक है। तो आप देख सकते हैं मोर्टेलिटी रेट अगर देखा जाए तो हरियाणा का कितना है? 33, केरल का 10 और बिहार का 38। मतलब 1000 में से 33 बच्चे हरियाणा में एक साल की उम्र तक जिंदा नहीं रह पाते, मतलब अपना पहला बर्थडे भी नहीं मना पाते। केरल में ये बहुत कम है, 10 बच्चे ही ऐसे हैं जो 1 साल तक ज़िंदा नहीं रह पाते। बिहार में ज़्यादा है, 38 है। ठीक है। लिटरेसी रेट देखिए, हरियाणा में कितना लिटरेसी रेट है? 82%, केरल में 94 और बिहार में 62।
ठीक है। तो ऐसे में हमको कौन लग रहा है, अगर इस क्राइटेरिया, और अगर हम अटेंडेंस का भी देखें कि नेट अटेंडेंस कितने हैं जो सेकेंडरी एज में, मतलब 9th 8th के बाद जो बच्चे हैं, 8 साल 8th पास होने के बाद कितने बच्चे स्कूल जाते हैं, तो हरियाणा में सिर्फ 61% बच्चे ही स्कूल जाते हैं। केरल में ज़्यादा है 83%, और बिहार में 43। ठीक है, इतने परसेंट। आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि पर 100% बोल रहा है, तो वो परसेंट पे ही आ जाता है। तो ये जो है इकोनॉमिक सर्वे जो 2017-18 में हुआ था, उस सर्वे में ये बताया गया था। तो ऐसे में आपको इस डाटा के अनुसार कौन सी कंट्री आपको डेवलप लग रही है ज़्यादा, तो हम क्या बोलेंगे, केरल, क्योंकि केरल की इनकम भी एवरेज है, 1,40,000 के आसपास कुछ उसकी इनकम है, और बाकी चीज़ों में, मतलब बाकी इन्फॉर्मेलिटी रेट में, लिटरेसी रेट में, और अटेंडेंस, नेट अटेंडेंस रेशो में भी केरल अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो ऐसे में हम केरल को क्या मानेंगे, डेवलप मानेंगे। तो क्योंकि आप खुद सोचिए है ना, ये आगे पैराग्राफ में यही दिया हुआ है, ये सारी चीज़ें इस पैराग्राफ में बताई है। तो एक न्यू बॉर्न बेबी, आप ये सोचिए, आप इनकम अच्छा कमा रहे हैं, लेकिन आपका जो बच्चा है वो साल भर का बर्थडे भी नहीं मना पा रहा है, उससे पहले ही मर रहा है, तो ख़त्म हो रहा है। तो बताइए पेरेंट्स की कैसी स्थिति होगी, वो अपने बच्चे का फर्स्ट बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे होंगे, कितना पेन होगा पेरेंट्स को। तो ऐसे एटमॉस्फेयर में आप उस स्टेट को डेवलप कैसे मान सकते हैं। ठीक है, ओके। आज हमको 70 साल हो गए इंडिपेंडेंस के, लेकिन मेट्रो सिटीज़ जो है वहाँ पे बिल्डिंग और शॉपिंग मॉल्स तो बन गए, लेकिन आज भी हम इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट में ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी स्थिति गांव में और राज्यों में बनी हुई है जहाँ पे बच्चे आज भी 1 साल की उम्र तक ज़िंदा नहीं रह पा रहे हैं। बिहार में ऐसे बहुत से लोग हैं जो 8वीं के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो इस तरह की स्थिति इंडिया में बनी हुई है, और इसके ये सारी चीज़ें भी किस में शो होती है, डेवलपमेंट में हम शो करते हैं। ठीक है, ओके। अब हम पढ़ लेते हैं पब्लिक फैसिलिटीज़ क्या होती है। ठीक है, पब्लिक फैसिलिटी, तो पब्लिक फैसिलिटी क्या होता है कि गवर्नमेंट पब्लिक को बहुत सी फैसिलिटी देती है। सिर्फ मनी इन आवर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी नीड टू लिव वेल। पैसा होने के बावजूद भी हम एक अच्छी लाइफ जिए, ये ज़रूरी नहीं है, उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें होती है। पैसा, खाली पैसे से हम हर चीज़ें नहीं खरीद सकते। फॉर एग्जांपल जैसे बताया गया कि पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, हम कितना भी पैसा कमा ले, लेकिन उस पैसे से हम अपने एटमॉस्फेयर को पॉल्यूशन फ्री कर सकते हैं या नहीं, उसको हमको खुद ही करना होगा। इसके बाद पैसा, मनी हैव नॉट मे ऑल्सो नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द इन्फेक्शियस डिजीज़। ये अभी करंट में हो रहा है, जो कोरोना वायरस का कहर है। आप देख रहे हैं कि अमीरों को भी ये हो रहा है, पैसा, ये कोरोना वायरस से लोगों की जान नहीं बच रही है, पैसा होने के बावजूद भी वे ज़्यादा इन्फेक्टेड हो रहे हैं। तो पैसा जो है इन्फेक्शन, डिजीज़ के इन्फेक्शन को प्रिवेंट नहीं कर सकता। ठीक है, और तो इससे हम समझते हैं कि लाइफ में जो है, जो बेस्ट वे है वो चीपेस्ट वे होना चाहिए। ठीक है, लाइफ को जीने का जो बेस्ट वे है वो चीपेस्ट होना चाहिए, जिससे सस्ते से सस्ते, मतलब ऐसी चीज़ें जो लोगों को अच्छी लाइफ दे सके। ठीक है, आप ये सोचिए कि आप लोकेलिटी में रहते हैं, ठीक है, वहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड को रखना पूरी लोकेलिटी के लिए, वो ज़्यादा सस्ता होगा कि नहीं आपके लिए, जो पूरी लोकेलिटी को देखेगा। या फिर आप ये बोलेंगे कि हर एक घर के लिए आप एक सिक्योरिटी मैन रखिए, तो कितना ज़्यादा आपके लिए वो प्रॉब्लमेटिक होगा कि हर कोई अफोर्ड तो नहीं कर सकता सिक्योरिटी मैन अपने घर के लिए। ठीक है, अब ये चीज़ एक और तरीके से सोचिए कि आप एक ऐसे गांव में पढ़ते हैं जहाँ पर सिर्फ आपके अलावा किसी को भी पढ़ने का शौक़ नहीं है, तो आप कैसे करोगे, आप कैसे पढ़ाई कर पाओगे। ठीक है, आपके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते कि आपको वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सके या कहीं और बाहर भेज सके पढ़ने के लिए, तब आपकी स्थिति क्या होगी, आप पढ़ना चाहोगे लेकिन पढ़ नहीं पाओगे। तो ऐसे में पब्लिक फैसिलिटीज़ काम आती है। ठीक है, ऐसे में पब्लिक फैसिलिटीज़ काम आती है। ठीक है, आप देख सकते हैं गवर्नमेंट
इसी कारण गवर्नमेंट ने स्कूल्स प्रोवाइड किया है बच्चों के लिए, ताकि हर बच्चों को पढ़ने की अपॉर्चुनिटी मिल सके हैं। फिर भी आज भी इंडिया में ऐसे बहुत से एरिया है जहाँ पे गर्ल्स चाइल्ड को हाई स्कूल में नहीं भेजा जाता। ठीक है, सोसाइटी जो है आज भी लड़कियों को, ठीक है, वहाँ फैसिलिटीज़ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें, तो गवर्नमेंट में लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता बहुत से जगहों में। ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं ये। अब हम ये देख लेते हैं, वही केरल जो है वो लो इन्फर्टिलिटी रेट है, वो जो है उसका जो बेसिक हेल्थ है, एजुकेशन सिस्टम वो भी अच्छा है। ठीक है, और ऐसे बहुत से स्टेट है जहाँ पे पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अच्छे से फंक्शन करता है, जहाँ पे हेल्थ और न्यूट्रिशन स्टेटस जो है ऐसे स्टेट में अच्छा है और बेटर है। तो हम क्या मानेंगे कि ऐसा स्टेट ज़्यादा डेवलप्ड है। भले ही पैसा वो एवरेज कमा रहा हो, बहुत ज़्यादा नहीं कमा रहा हो, लेकिन बाकी जगहों में हेल्थ में, एजुकेशन में, पीडीएस में, हेल्थ और न्यूट्रिशन में, ये सारी चीज़ों में वो अच्छा काम कर रहा हो या एवरेज भी काम कर रहा हो, तो हम उसको डेवलप्ड मानेंगे। ओके स्टूडेंट, ये कुछ एक्टिविटीज़ है। अब हम देख लेते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या हुआ कि इनकम को खाली इम्पोर्टेंट मानना और बाकी जो लेवल है उसको डेवलपमेंट मेज़र ना करना, ये गलत था। तो ह्यूमन डेवलपमेंट जो रिपोर्ट आई उसमें कई क्राइटेरिया उसको चुना गया जो यूज़फुल हो सकते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, और ये बहुत से क्राइटेरिया थे, बहुत से बड़ी लंबी लिस्ट थी, जिसमें बहुत से अलग अलग देशों को अलग अलग उसके यूज़फुलनेस के अकॉर्डिंग क्राइटेरिया में बांटा गया। और इसमें जो इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट था इस लिस्ट का वो था हेल्थ एंड एजुकेशन। ठीक है, इसमें हमने केरला और हरियाणा को मेज़र करके देखा है। ओके स्टूडेंट, तो ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट मेज़र है, ये ह्यूमन डेवलपमेंट जहाँ ह्यूमन डेवलपमेंट जो रिपोर्ट है वो किस पे काम करती है, वो हेल्थ, एजुकेशन और पर कैपिटल इनकम इसको भी शामिल करती है डेवलपमेंट में। इन सब के अनुसार वो डेवलपमेंट की रिपोर्ट बनाती है। ये रिपोर्ट यूएनडीपी के द्वारा पब्लिश किया जाता है। ओके, ठीक है, यूएनडीपी के द्वारा पब्लिश किया जाता है। ओके, तो ये है जो हेल्थ है, हेल्थ स्टेटस है, और पर कैपिटा इनकम है, एजुकेशन लेवल है, ये सारी की सारी चीज़ें शामिल होती है। ठीक है, तो अब हम देख लें 2008 में ह्यूमन डेवलपमेंट जो रिपोर्ट है वो क्या कहती है इंडिया के बारे में। तो ये 2007 में ह्यूमन डेवलपमेंट जो रिपोर्ट है और इंडिया और उसके कंट्रीज़ के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से इंडिया बिलोंग करता है। ठीक है, ये टोटल जो है वो इंडिया में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI, जिसमें टोटल कंट्रीज़ जो है 189 कंट्रीज़ को हमने शामिल किया है, उसके अकॉर्डिंग ये रिपोर्ट बनाई। इंडिया को हम देख सकते हैं वो किस मेज़र में है, हर चीज़ों में। ग्रॉस नेशनल जो इनकम है वो कितना है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, मीन्स ईयर ऑफ स्कूलिंग, एज ऑफ 25 एंड अबव, और HDI रैंक 130 है। आप देख सकते हैं श्रीलंका जो है वो हमारे से बेटर कंडीशन में, एक छोटी सी कंट्री है, ज़्यादा बड़ी कंट्री भी नहीं, लेकिन वो हमारे से अच्छे रैंक में है HDI के रैंकिंग में, और हमारे से ज़्यादा अच्छी पोजीशन है, चाहे वो लाइफ एक्सपेक्टेंसीज हो या स्कूलिंग हो या GDP हो। ठीक है, कई मामलों में इन लाइफ एक्सपेक्टेंसीज में और स्कूलिंग के मामलों में भी अगर हम देखेंगे तो नेपाल और बांग्लादेश जैसे देश हैं जो इंडिया से ज़्यादा बेहतर कर रहे हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमको बताती है कि ह्यूमन डेवलपमेंट किस तरीके से किया जा सकता है और किस तरीके से उसको मेज़र किया जाता है। ओके, ये सारी चीज़ें इन पैराग्राफ में लिखी गई है। तो ये जो चीज़ है वो एक इम्पॉर्टेंट है नेशन के डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज़, ये सारी चीज़ें ह्यूमन के डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट मानी जाती है। ठीक है,
सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आज जो भी हम डेवलप्ड हुए हैं, जो भी रिसोर्सेज आज हमारे पास हैं, वो हमारी पास्ट जो जनरेशन थी उनकी दी है, और ये इसका इस्तेमाल करके आज हम डेवलप हुए हैं, और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इस रिसोर्सेज को, इस डेवलपमेंट को हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए सेव करें। ओके, तो हम ऐसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की खोज करें या उसको इन्वेंट करें ताकि हमारी फ्यूचर जनरेशन सेफ रह सके, वो भी डेवलप कर सके। 20th सेंचुरी के हाफ में ही साइंटिस्ट लोगों ने कह दिया था कि जिस तरीके से हमारा जो आज प्रेजेंट लेवल है, हम जिस तरीके से रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हम लोग आज डेवलप हुए हैं, वो ज़्यादा सस्टेन नहीं है। फॉर एग्जांपल ग्राउंड वाटर को ले लीजिए। ग्राउंड वाटर धीरे धीरे डिप्लीट हो रहा है, वो गिरते जा रहा है, क्योंकि हम क्रॉप के लिए जितने ज़्यादा ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कैश क्रॉप्स हैं उनके लिए हम ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो धीरे धीरे डिप्लीट कर रहा है ग्राउंड वाटर को। और ये ग्राउंड वाटर रिन्यूएबल रिसोर्सेज तो है, पर इसको रिन्यू होने में वही कई साल लग जाएंगे। कई रेन वाटर जो होता है वही जाकर के ग्राउंड वाटर बनता है। तो ये कई सालों का एक जमा पूंजी है अर्थ की, ये ग्राउंड वाटर, जिसका हम बिना सोचे समझे इस्तेमाल कर रहे हैं। और रही नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की, वो हमारे पास लिमिटेड स्टॉक में है, और जिस तेज़ी से हम अपने नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए हो सकता है नया बचे। ओके, तो हमें अब ऐसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जाना होगा जो सबके लिए अच्छा हो, क्योंकि ये जो डेवलपमेंट है वो किसी स्टेट, किसी नेशन, किसी कंट्री में की बाउंड्री में बंद नहीं रह सकता, क्योंकि हमारा जो फ्यूचर वो कॉमन है। ठीक है, इसी कारण हिंदू वेद पुराणों में वसुदेव कुटुंबकम का बात कही गई थी कि जो वसुधा है, वो जो पृथ्वी, वो एक कुटुंब के समान, एक परिवार के समान है, और ये डेवलपमेंट सबके लिए होगा, किसी एक पर्टिकुलर कंट्री या स्टेट के लिए नहीं होगा, ये किसी नेशन के लिए नहीं होगा, ये सबके लिए होगा। तो ये डेवलपमेंट हमें करना होगा। आज भी जो साइंटिस्ट है, फिलोसॉफर्स हैं, और भी बहुत सारे जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, वे ऐसे डेवलपमेंट की खोज कर रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, जो सबके लिए अच्छी हो। और हमें भी यही कोशिश करनी चाहिए कि जो रिसोर्सेज हमारे पास बचे हुए हैं, वो हम उसका इस्तेमाल सही तरीके से करें, ताकि ये रिसोर्सेज को आगे फ्यूचर जनरेशन ऐसे यूज में ला सके कि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा दे सके। ओके स्टूडेंट, होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। यहाँ हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। ठीक है, तो अगर आपको कोई डाउट है और कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।